इस फिल्म ने इंडोनेशिया के फिल्म इतिहास में बॉक्स ऑफिस की टॉप 3 फिल्मों में अपनी जगह बना ली थी। एक छोटी सी चेतावनी, यह फिल्म थोड़ी ज्यादा डरावनी है, इसलिए अपने दोस्तों को टैग करके साथ में देखना बेहतर होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने मकान से, जहां पुलिस को सैकड़ों सूखी हुई लाशें मिलती हैं। सभी शवों को अजीब तरीके से बैठाकर दीवार पर लगी तस्वीर की ओर झुककर रखा गया था, मानो कोई खतरनाक और शैतानी पूजा की गई हो। लेकिन अगले ही दिन सरकार को एक अहम अंतरराष्ट्रीय बैठक करनी थी, इसलिए ऊपर से आदेश आता है कि इस मामले को दबा दिया जाए। पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठों की बात टाल नहीं सकते थे, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि इतनी सारी बेगुनाह मौतें यूं ही भुला दी जाएं। इसलिए उन्होंने एक पत्रकार को बुलाया और घटनास्थल की तस्वीरें खिंचवाकर सबूत सुरक्षित रख लिए, ताकि भविष्य में कभी सच्चाई सामने लाई जा सके। इसके बाद सभी लाशों को वहीं दफना दिया गया। देखते ही देखते 30 साल बीत गए। इस केस में न तो कोई नई जानकारी मिली और न ही कोई सच्चाई सामने आई। जिस जगह पर लाशें दफनाई गई थीं, आज वहां एक रिहायशी इमारत खड़ी है। नीनी अपने परिवार के साथ इस इमारत में रहने आता है, पर यहाँ आते ही उसके पिता का व्यवहार अजीब हो जाता है। वह रोज एक सूटकेस लेकर बाहर जाते हैं और लौटकर उसे अलमारी में बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, इमारत में भी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सबसे पहले 8वीं मंजिल का कूड़े का रास्ता खुलना बंद हो जाता है। मजबूरी में नीनी कूड़ा लेकर 7वीं मंजिल पर जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि 7वीं मंजिल के सभी लोग पहले से अपने दरवाजे खोले खड़े होते हैं और नीनी को ऐसे देखते हैं मानो उन्हें पहले से पता हो कि वह आने वाला है। उनकी नजरें देखकर नीनी के मन में डर बैठ जाता है। जब वह कूड़ा फेंककर पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सभी पड़ोसी अपने दरवाजों पर खड़े होकर उसी को घूर रहे हैं। यह नजारा उसे अंदर तक डरा देता है, लेकिन अगले ही पल सब लोग सामान्य तरीके से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। नीनी को लगता है कि शायद यह उसका भ्रम था। वह डर के मारे जल्दी से अपने घर लौट जाता है। कुछ समय बाद 8वीं मंजिल पर रहने वाली शियाओ वेई भी कूड़ा फेंकने जाती है। उसके साथ भी बिल्कुल वही होता है जो नीनी के साथ हुआ था। जब वह नीचे जाने के लिए मुड़ती है तो अचानक जोर की आवाज आती है और कूड़े का रास्ता अपने आप खुल जाता है। वह बिना ज्यादा सोचे कूड़ा अंदर फेंक देती है, लेकिन देखती है कि कूड़ा रास्ते में ही फंस गया है। वह पास पड़ी लकड़ी की छड़ी से कूड़े को नीचे धकेलने की कोशिश करती है। जैसे ही वह आधा शरीर अंदर डालती है, अचानक कुछ भयानक होता है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींच पाती है और लोहे का दरवाजा उसकी आंखों के सामने बंद हो जाता है। अंदर से जोर जोर से टकराने की आवाजें आने लगती हैं। शियाओ वेई घबराकर खड़ी ही होती है कि वही डरावनी आवाज उसके पीछे से भी सुनाई देने लगती है। डर के मारे वह वहां से भाग जाती है। हालांकि उस रात सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इमारत की अजीब घटनाएं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, शियाओ वेई की माँ के हाथ से सिक्कों से भरा थैला गिर जाता है। कई सिक्के लिफ्ट के नीचे की दरार में चले जाते हैं। सिक्के उठाने के बाद जब सब लोग लिफ्ट में चढ़ते हैं तो वह पुरानी लेकिन अब तक ठीक चल रही लिफ्ट अचानक खराब हो जाती है। लिफ्ट बिना नियंत्रण के तेजी से ऊपर की ओर जाने लगती है और उसी समय नीचे वाली मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। नीचे खेल रही कुछ छोटी लड़कियां जब पास आईं तो उन्होंने देखा कि वहां जमीन पर कई सिक्के बिखरे पड़े हैं। ये देखते ही वे सिक्के उठाने के लिए दौड़ पड़ी और बाहर निकलने का रास्ता घेर लिया। उसी समय लिफ्ट में फंसे बड़े लोग पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन वे लिफ्ट को सिर्फ थोड़ी सी दरार तक ही खोल पाए। तब उन्होंने सबसे छोटी लड़की शियाओ वेई को बाहर निकाल दिया। शियाओ वेई अपनी माँ को बाहर खींचना चाहती थी, लेकिन लिफ्ट में फंसे लोग जान बचाने के लिए पागलों की तरह बाहर निकलने के रास्ते पर टूट पड़े। किसी ने किसी को बाहर आने नहीं दिया। आखिरकार शियाओ वेई बेबस होकर अपनी आंखों के सामने लिफ्ट को तेजी से नीचे गिरते हुए देखती रह गई। नीचे मौजूद छोटी लड़कियों ने जब यह सब देखा तो उनमें से एक ने बाकी लड़कियों को तुरंत वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन जब वह बाहर निकली तो उसने देखा कि बाकी 3 लड़कियां अब भी अंदर सिक्के बटोर रही थीं। कुछ ही पलों में वे तीनों लड़कियां और लिफ्ट में मौजूद सभी लोग भयानक हादसे में मारे गए। लोगों ने इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना मान लिया। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इससे भी बड़ा खतरा आगे उनका इंतजार कर रहा है। शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। ज्यादातर लोग पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले गए थे, इसलिए मरने वालों का अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में शवों को उनके ही घरों में अस्थायी रूप से रख दिया गया। इसी दौरान अकेली रहने वाली लड़की टाली रेडियो सुन रही थी। तभी उसने रेडियो पर अपनी ही आवाज सुनी, जैसे उसने खुद कोई गाना
रेडियो स्टेशन पर मंगवाया हो। कुछ देर बाद रेडियो अपने आप बंद हो गया। तभी टाली को कमरे के अंदर से किसी के दर्द भरे रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसने अपनी ही आधी कटी हुई लाश को अलमारी पर झुका हुआ देखा। डर के मारे वह तुरंत घर से बाहर भागी, लेकिन तभी उसकी टक्कर नीनी के छोटे भाई डॉनी से हो गई। असल में डॉनी टाली को पसंद करता था और उसी से मिलने आया था कि कहीं उसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं। टाली ने जब उसे अपनी आप बीती सुनाई और पलट कर देखा तो अलमारी पूरी तरह खाली थी। ऐसा लगा जैसे जो कुछ उसने देखा था वह सिर्फ उसका भ्रम था। इसके बाद टाली ने रेडियो डॉनी को दे दिया और उससे कहा कि वह इस अजीब चीज को कहीं फेंक आए। अपनी पसंदीदा लड़की का पहला काम मिलने पर डॉनी ने मना नहीं किया और रेडियो को कूड़े की नाली में फेंक दिया। जब वह घर लौटने ही वाला था तभी तेज बारिश की वजह से सीढ़ियों की बिजली अचानक खराब हो गई और पूरी इमारत में अंधेरा छा गया। सीढ़ियों के मोड़ पर डॉनी की मुलाकात इमारत के केयरटेकर से हुई। उसने कहा कि बारिश तेज हो रही है और उसे मरने वालों के घरों में जाकर यह देखना है कि दरवाजे और खिड़कियां ठीक से बंद हैं या नहीं। डॉनी को अकेला देखकर केयरटेकर ने जबरदस्ती उसे भी साथ चलने को कहा। डॉनी तो डर के मारे रोने ही वाला था, लेकिन सामने वाले के न छोड़ने पर उसने हिम्मत करके हाँ कह दी। वे दोनों चौथी मंजिल के एक घर में पहुंचे। उस घर में सिर्फ एक पति पत्नी रहते थे जिनकी मौत लिफ्ट हादसे में हो चुकी थी। उस डरावने माहौल से जल्दी निकलने के लिए डॉनी शवों के पास से भागता हुआ गया और दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि केयर टेकर गायब हो चुका था। थोड़ी देर बाद उसने केयर टेकर को बाथरूम में छिपा हुआ देखा। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन केयर टेकर ने जो अगली बात कही उससे डॉनी का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगा। केयर टेकर के सख्त चेहरे को देखकर भले दिल वाले डॉनी ने मजबूरी में उसकी बात मान ली, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह लापरवाह आदमी उसे सिर्फ एक डिब्बी माचिस देकर वहां छोड़ देगा। मैनेजर खुद टॉर्च लेकर भाग गया और बेचारा डॉनी अकेला रह गया। मजबूरी में डॉनी ने माचिस की हल्की रोशनी का सहारा लिया और 13वीं मंजिल के एक कमरे में पहुंचा। वहां का हाल भी पहले वाले घर जैसा ही था। उस घर के मालिक पति पत्नी दोनों मर चुके थे और खिड़कियां भी खुली हुई थीं। जैसे ही डॉनी बालकनी के पास पहुंचा उसके हाथ की माचिस की लौ हवा से बुझ गई। डर के मारे उसने जल्दी से दूसरी माचिस जलाई। जैसे ही माचिस जली पीछे रखी दो लाशों ने एक साथ उसकी ओर देखना शुरू कर दिया। डॉनी जब डर कर पलटा तो वे फिर से पहले जैसी हो गईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉनी जल्दी से वहां से निकलना चाहता था, लेकिन बाहर जाते समय उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा था जो सीधे एक लाश के चेहरे पर गिर रहा था। दया के कारण डॉनी लाश को थोड़ा हटाने लगा। तभी उसके हाथ की माचिस फिर से बुझ गई। यह भयानक दृश्य देखकर डॉनी डर के मारे गिरता पड़ता हुआ कमरे से बाहर भाग गया। उधर दूसरी तरफ उसकी देवी समान टाली के साथ फिर एक अजीब घटना होती है। वह मोमबत्ती जलाकर खाना बनाने ही वाली थी कि अचानक बिजली चमकी। उसे लगा जैसे बेडरूम में कोई मौजूद है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद वह भ्रम में है। वह खुद को होश में लाने के लिए नल खोलकर मुंह धोने लगी। तभी उसके कानों में अजीब आवाजें आने लगीं। यह सुनकर टाली बहुत डर गई। डर से छुटकारा पाने के लिए उसने धार्मिक प्रार्थना करने वालों जैसी सफेद चादर ओढ़ ली और बार बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी ताकि ईश्वर उसकी रक्षा करे। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उसने देखा कि उसके पीछे मरे हुए लोगों की आत्माएं भरी पड़ी हैं। यह देखकर वह डर के मारे सफेद चादर फेंककर घर से बाहर भागी और बाहर ही उसे डॉनी मिल गया। अब टाली को अकेले घर में रहने की हिम्मत नहीं रही थी। वह चाहती थी कि डॉनी उसके साथ रहे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डॉनी खुद भी खतरे में है। इसी दौरान लिफ्ट हादसे में बची एकमात्र लड़की वीणा अपने घर में मां की लाश के पास बैठी थी। तभी उसे गलियारे से आवाज सुनाई दी। वह लालटेन लेकर बाहर देखने गई तो गलियारे के आखिर में किसी को खड़ा देखा। तभी बिजली चमकी और वह आकृति कई हिस्सों में बिखर गई। वीणा ने तुरंत पहचान लिया कि वे वही 3 लड़कियां हैं जो लिफ्ट हादसे में मरी थीं। डर के मारे वह घर की ओर भागी, लेकिन दरवाजा किसी भी तरह खुल नहीं रहा था। तभी उसके कानों में मां की आवाज गूंजी, वीणा वीणा। वीणा नहीं चाहती थी कि उसकी मां की आत्मा कहीं चली जाए, इसलिए वह उस आवाज के पीछे चल पड़ी। जैसे ही वह लिफ्ट में पहुंची दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने डर के मारे माचिस जलाई, लेकिन सामने देखा कि मरे हुए लोग खून से लथपथ होकर उसे घेर चुके हैं। डर के कारण माचिस की लौ बुझ गई। जब उसने दोबारा माचिस जलाई तो न तो कोई आत्मा थी और न ही लिफ्ट। अगले ही पल वीणा लिफ्ट की गहराई में गिर गई और जमीन पर गिरकर उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर नीनी अपने घर में मोमबत्ती ढूंढ रही थी। तभी उसे अपने पिता का पुराना सूटकेस मिला। इतने सालों से वह उसके अंदर छिपे रहस्य को जानना चाहती थी। पिता के गहरी नींद में सोते ही नीनी ने उनका सूटकेस चुपके से चुरा लिया। इसके बाद वह अपने भाई और बाकी बचे हुए लोगों के साथ एक सुनसान झोपड़ी में गई। वहां सबने मिलकर सूटकेस का पासवर्ड तोड़ा
और जैसे ही वह खुला, एक तेज बदबू चारों तरफ फैल गई। नीनी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिता के सूटकेस में इंसानों के कटे हुए अंग भरे होंगे। यह देखकर सभी लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर नीनी को याद आया कि उसका छोटा भाई बॉन्डी कहीं पीछे छूट गया है। तुरंत फैसला लिया गया कि सब लोग अलग अलग रास्तों से तलाश करेंगे। नीनी और डॉनी दोनों भाई बहन बॉन्डी और बाकी बचे लोगों को ढूंढने निकले। वहीं टाली और पड़ोसी डीनो इमारत से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता देखने लगे। तेज बारिश की वजह से इमारत की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी, इसलिए बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी डीनो ने आगे लगी पाइप पकड़कर बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन टाली को पता था कि उसमें इतनी ताकत नहीं है, इसलिए वह वापस मुड़ गई। डीनो भी दोबारा अंदर लौट आई और सबके पास जाने लगी। तभी सीढ़ियों के पास एक सफेद कपड़े में ढकी औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। जब उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया तो डीनो उसका घूंघट उठाने आगे बढ़ी। अचानक अगले ही पल वह औरत गायब हो गई। डीनो को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। गुस्से में उसने जमीन पर पड़ा सफेद कपड़ा पानी में फेंक दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कपड़ा अपने आप उड़ता हुआ वापस आया और उसके सिर पर लिपट गया। काफी मुश्किल से जब डीनो ने वह कपड़ा हटाया तो सामने एक भयानक चेहराली औरत खड़ी थी। डर के मारे डीनो पीछे गिर पड़ी और पीछे लगी लोहे की छड़ उसकी गर्दन को चीरती हुई निकल गई। उसी पल उसकी मौत हो गई। उधर दूसरी तरफ टाली अपने साथियों को ढूंढ रही थी। तभी उसने अपनी आंखों से देखा कि सीढ़ियों पर खड़े मैनेजर की गर्दन एक बुरी आत्मा ने मरोड़ दी। डर के मारे टाली कूड़े के रास्ते में छिप गई। उसे लगा कि अब वह बच जाएगी, लेकिन तभी डॉनी द्वारा फेंका गया रेडियो अपने आप बजने लगा। रेडियो की आवाज बंद होते ही टाली को महसूस हुआ कि ऊपर कोई बुरी आत्मा उसे घूर रही है। डर के कारण उसके पैर जवाब दे गए और उसका शरीर तेजी से नीचे फिसलने लगा। गिरते गिरते उसका शरीर 2 हिस्सों में टूट गया और उसकी भी मौत हो गई। इसी बीच डॉनी अपनी बहन के साथ बॉन्डी को ढूंढ रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी प्यारी टाली मर चुकी है। जब वे लोग आखिरकार बॉन्डी तक पहुंचे तो वह पूरी तरह सदमे में थी। बॉन्डी ने बताया कि उसने कुछ देर पहले अपने मृत दोस्त छोटे डी की आत्मा देखी थी। उस आत्मा ने बताया कि इन सब घटनाओं के पीछे उनके पिता ही असली गुनहगार हैं। सब लोग अभी कुछ समझ ही रहे थे कि तभी उनका बूढ़ा पिता वहां आ गया। उसने कहा कि उसने यह सब अपने बच्चों के लिए किया है। इतना कहकर उसने सबको बेहोश कर दिया। जब नीनी को होश आया तो उसने देखा कि छोटा डी बुरी आत्माओं को आदेश दे रहा है और वे उसके पिता के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। अगला शिकार डॉनी बनने वाला था। उसी वक्त सालों पहले फोटो खींचने वाला बूढ़ा पत्रकार वहां पहुंच गया। उसने अपने तांत्रिक सामान से सभी बुरी आत्माओं को भगा दिया, फिर एक छोटी नाव से बचे हुए लोगों को इमारत से बाहर निकाल लिया। पत्रकार ने बताया कि वह कई सालों से सच्चाई की जांच कर रहा था। उसे पता चला कि नीनी के पिता ने बांझपन का इलाज कराने के लिए अपनी पत्नी को एक काले पंथ में शामिल कराया था। बदले में उसने 1000 लोगों की हत्या करने का वादा किया था। उस सौदे के बाद उसकी पत्नी ने 4 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन शैतान से किया गया सौदा बिना कीमत चुकाए पूरा नहीं होता। पहले उससे अपने सबसे छोटे बेटे की बलि मांगी गई, फिर जल्दी से हत्याओं की संख्या पूरी करने का दबाव बनाया गया। इसी वजह से उसने जानबूझकर लिफ्ट का हादसा करवाया, लेकिन आखिर में वह तय संख्या पूरी नहीं कर पाया और खुद मारा गया। नीनी और उसके भाई बहन उस डरावनी इमारत को देखते हुए कसम खाते हैं कि वे कभी वापस उस भयानक जगह पर नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में।